दुनिया के इतिहास में कई साम्राज्य बने और मिटे, लेकिन किसी भी देश ने इतनी तेजी से तरक्की नहीं की जितनी चीन ने पिछले 70 सालों में की है। आज जब हम मेड इन चाइना देखते हैं तो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसे देश की जिद है जो लगभग जीरो से शुरू हुआ था। 1949 में जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, तब ये दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े देशों में से एक था। उस वक्त चीन की औसत आयु सिर्फ 35 साल थी और साक्षरता दर 20% से भी कम थी। 1950 के दशक में चीन की जीडीपी महज $30 बिलियन के आसपास थी, जो आज $18 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। ये बदलाव आसान नहीं था। इसमें कई बड़े प्रयोग हुए, कई कठिन फैसले लिए गए, लेकिन हर कदम ने चीन को एक नई दिशा दी। चीन ने शुरुआत से ही एक लंबे वक्त का विजन रखा। उनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना था। 1952 में चीन की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $54 थी, जो दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों के बराबर थी। लेकिन चीन ने सबसे पहले अपने लोग और अपनी जमीनी बुनियाद पर काम करना शुरू किया। उनका फोकस पहले दिन से ही सेंट्रलाइजेशन और मास मोबिलाइजेशन पर था। उन्होंने जाना कि अगर इतनी बड़ी आबादी को एक दिशा में मोड़ दिया जाए तो चमत्कार हो सकता है। इन शुरुआती सालों में चीन ने अपने इंटरनल सिस्टम को मजबूत किया और दुनिया को दिखा दिया कि एक नया चीन जन्म ले चुका है। आज हम उन्हीं तथ्यों और पॉलिसियों की बात करेंगे जिन्होंने एक कृषि प्रधान देश को वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। ये कहानी है उस देश की जिसने दिखा दिया कि अगर विजन बड़ा हो और अनुशासन सख्त, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। अब हम देखेंगे कि कैसे माओ के दौर ने वो बुनियाद रखी जिसने आगे चलकर दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1949 से 1976 तक का दौर माओ जेडोंग का दौर था। अक्सर लोग इस दौर को सिर्फ संघर्षों के लिए याद करते हैं, लेकिन तथ्यात्मक नजरिए से देखें तो इसी वक्त चीन ने अपनी इंडस्ट्रियल बुनियाद रखी थी। माओ का सपना था चीन को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाना, ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहे। 1958 में शुरू हुए ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मूल मकसद था स्टील और अनाज में दुनिया के बड़े देशों की बराबरी करना। इस दौर में चीन ने हैवी इंडस्ट्री के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी। आंकड़े बताते हैं कि 1950 से 1970 के बीच चीन ने अपने लोगों की बेसिक एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया। 1949 में साक्षरता दर सिर्फ 20% था, जो 1970 तक बढ़कर 65% हो चुका था। यही वो पढ़ी लिखी और अनुशासित वर्कफोर्स थी जिसने आगे चलकर फैक्ट्रियों में दुनिया का माल बनाया। माओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेंट्रलाइजेशन किया, वो आगे चलकर बहुत काम आया। उस वक्त बनी नहरें, बांध और ग्रामीण सड़कों ने चीन के देहाती इलाकों को शहरों से जोड़ने की नींव रखी। एक और बड़ा फैक्ट ये है कि 1952 से 1978 के बीच चीन की इंडस्ट्रियल आउटपुट में सालाना 11% की वृद्धि हुई थी। भले ही वो दौर कंज्यूमर गुड्स का नहीं था, लेकिन उन्होंने कोयला, बिजली और कच्चे स्टील में अपनी क्षमता कई गुना बढ़ा ली थी। इस दौर ने सिखाया कि एक मजबूत देश बनने के लिए आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है। चीन ने इसी वक्त अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी काम शुरू किया, जिसने उन्हें दुनिया की मिलिट्री टेबल पर एक कुर्सी दिला दी। उन्होंने अपने लोगों को ये सिखाया कि देश के लिए मेहनत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अनुशासन और कड़ी मेहनत की यही नींव आगे चलकर 1978 के रिफॉर्म दौर में इंजन का काम करने वाली थी। माओ के बाद का चीन अब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार था, एक नए दिमाग और नए जज्बे के साथ। 1978 में चीन के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब कमांड डेंग शियाओपिंग के हाथ में आई। डेंग ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, जब तक वो चूहा पकड़ रही है वो अच्छी बिल्ली है। उनका मकसद साफ था। उन्हें विचारधारा से ज़्यादा आर्थिक नतीजों से मतलब था। उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन का प्लान दिया: खेती, उद्योग, रक्षा और विज्ञान एवं तकनीक। डेंग ने सबसे पहले खेती में बदलाव किए। उन्होंने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम शुरू किया, जिसमें किसानों को उनकी ज़्यादा मेहनत का मुनाफा खुद रखने की इजाज़त मिली। नतीजा ये हुआ कि अनाज की पैदावार में सिर्फ 5 साल में ही 25% का इजाफा हुआ और देहाती इलाकों में गरीबी तेज़ी से कम होने लगी। इसके बाद चीन ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले। 1980 में चीन ने अपना पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन शेंज़ेन में बनाया। तब शेंज़ेन सिर्फ एक मछुआरों का गांव था जिसकी आबादी 30,000 थी। आज वहां 12 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। डेंग ने विदेशी निवेश को बुलाया और कंपनियों को सस्ती ज़मीन, सस्ता लेबर और टैक्स में छूट दी। आंकड़े देखें तो 1978 से 2000 के बीच चीन की औसत जीडीपी ग्रोथ 10% सालाना रही, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इस दौर में चीन ने अपने लोगों को पूंजीवाद के गुण सिखाए, लेकिन कंट्रोल सरकार के हाथ में ही रखा। उन्होंने विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी सीखी और उसे अपना बनाया। डेंग की पॉलिसी थी
अपनी ताकत छुपाओ और वक्त का इंतजार करो। उन्होंने दुनिया से लड़ने के बजाय दुनिया के लिए ज़रूरी बनने पर फोकस किया। 1990 तक आते आते चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर निकल चुका था। उन्होंने शहरों का ऐसे विकास किया कि वहाँ दुनिया भर की सप्लाई चेन आकर रुकने लगी। 1978 में चीन का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा सिर्फ 1% था, जो 2000 तक आते आते कई गुना बढ़ चुका था। यही वो दौर था जिसने चीन को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने के लिए लॉन्च पैड दिया। साल 2001 चीन के लिए एक और मील का पत्थर था जब उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ली। इसके बाद चीन को दुनिया भर के बाजारों का सीधा एक्सेस मिल गया। चीन ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, स्केल। उन्होंने ऐसी फैक्ट्रियां खड़ी की जहां एक साथ लाखों लोग काम करते थे, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट दुनिया में सबसे कम हो गई। उन्होंने अपनी करेंसी को मैनेज किया ताकि उनका माल हमेशा कॉम्पिटिटिव रहे। 1990 में चीन का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट सिर्फ 3% था, जो 2015 तक बढ़कर 25% से ऊपर निकल गया। इस दौर में चीन ने सिर्फ सस्ता माल नहीं बनाया, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पे कब्जा कर लिया। आज अगर एप्पल को आईफोन बनाना है या टेस्ला को कार, तो उन्हें चीन की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च किया वो हैरान करने वाला है। आंकड़े देखें तो चीन ने 2011 से 2013 के बीच इतना सीमेंट इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में नहीं किया था। उन्होंने दुनिया के 10 सबसे बड़े पोर्ट्स में से 7 अपने देश में बनाए। चीन ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की पॉलिसी अपनाई। जो भी विदेशी कंपनी चीन आई, उसे अपना टेक्निकल ज्ञान लोकल पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ा। इससे चीन ने तेजी से इंजीनियरिंग सीखी। उन्होंने हाई स्पीड रेलवे का ऐसा जाल बिछाया जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज चीन के पास 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। इसी इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजी ने चीन को वर्ल्ड्स फैक्ट्री से उठाकर दुनिया का इकोनॉमिक इंजन बना दिया। उन्होंने हर साल अपने जीडीपी का लगभग 9% सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, जो किसी भी पश्चिमी देश से कई गुना ज़्यादा है। चीन ने दिखाया कि अगर आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दुनिया का पूरा पैसा खुद ब खुद आपके पास खींचा चलाएगा। अब चीन सिर्फ फॉलोअर नहीं, बल्कि इनोवेटर बनने की तैयारी कर रहा था। आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौर में चीन अब सिर्फ सस्ते खिलौने बनाने वाला देश नहीं रहा। उनका विज़न है मेड इन चाइना 2025, जिसका मकसद है एआई, ग्रीन एनर्जी, 5G और रोबोटिक्स में दुनिया को लीड करना। आज दुनिया की 70% सोलर पैनल्स और 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चीन में बनती हैं। चीन ने अपने देश में टेक जाइंट्स खड़े किए, जैसे अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवे, जो सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में सड़कों और रेलवे का जाल बिछा दिया है, जिसमें उन्होंने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इसका मकसद है चीन के माल को दुनिया के हर कोने तक बिना रुके पहुंचाना। इसके साथ ही चीन ने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की ताकि सिस्टम एफिशिएंट रहे। उन्होंने दिखाया कि अगर सुपर पावर बनना है तो टेक्नोलॉजी और अनुशासन दोनों ज़रूरी हैं। आज चीन स्पेस में अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग चला रहा है और उनकी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स बन चुकी है। चीन ने अपनी सबसे बड़ी मिडिल क्लास खड़ी की है, लगभग 400 मिलियन लोग, जो अमेरिका की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। इससे चीन की इकोनॉमी अब सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं, बल्कि उनके अपने लोगों की खरीदारी पर भी टिकी है। चीन ने दिखाया कि निरंतरता कितनी ज़रूरी है। नेता बदले, लेकिन देश का विज़न नहीं बदला। 1949 के उस गरीब चीन से लेकर आज के इस हाईटेक सुपर पावर तक का सफ़र इंसानी जिद और सॉलिड प्लानिंग की सबसे बड़ी मिसाल है। आज दुनिया का हर बड़ा फैसला लेने से पहले चीन की तरफ देखना पड़ता है। चीन का उदय हमें सिखाता है कि अगर देश एक होकर काम करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया का भविष्य अब सिर्फ वेस्ट में नहीं, बल्कि ईस्ट में लिखा जा रहा है, और चीन उसका सबसे बड़ा लेखक है।